सुप्रभात जैन साथियों। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि आज का टॉपिक अपना सिटीजनशिप नागरिकता का रहेगा। तो कल सभी ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया हुआ मेरे अनुसार। सभी ने देख लिया है। बस उसमें आपको एक करेक्शन करना है उसमें। जो आपने देखा होगा कि सिक्किम जो राज्य बना था, कब बना था? 16 मई 1975 को। ठीक है, 16 मई 1975। और जबकि वीडियो में आप पढ़ोगे 25 मई 1975। ठीक है, ये गलत है उसमें, ये वाली डेट। सॉरी, ये वाली डेट गलत है। इस वाली डेट को आप क्या करना है, उसमें सही करना है ना। जिन्होंने भी नोट्स बनाए हो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ बताएं। हम्म। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, 1 मिनट। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? नागरिकता, सिटीजनशिप पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं नागरिकता पढ़ने से पहले कि एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, सिटीजन यानी कि नागरिक पढ़ने से या फिर नागरिकता पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। बताएं भाई, कितने प्रकार के लोग रहते हैं? सभी प्रकार के रहते हैं सर, है ना? फिर भी बताएं एग्जाम्पल कोई। ओके, और ये अच्छा है ना। देखा जाता है एक देश में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, एक तो रहते हैं नागरिक, जिसे अपन बोलते हैं सिटीजन। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरे कौन रहते हैं? नागरिक के अलावा फॉरनर, जिसे अपन बोलते हैं विदेशी भी बोलते हैं, या फिर इसे कोई फॉरनर। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा भाई, मीनिंग है ना। फॉरनर सही नहीं है, ये वाला। ठीक है, तीसरे प्रकार की अपन बात करते हैं, वो रहते हैं राज्य विहीन। समझ में आया? एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 3। एक तो सिटीजन नागरिक, दूसरा विदेशी जिसे अपन फॉरनर बोलते हैं, तीसरे की बात करते हैं राज्य विहीन। ठीक है, अब जो अपन सिटीजन की बात कर रहे हैं इसको तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे ही सही। ठीक, इससे पहले ये देख लेते हैं विदेशी या फॉरनर भारत में 3 प्रकार के रहते हैं। एक तो वैध, अवैध। एक तो वैध मतलब लीगल तरीके से, एक अवैध तरीके से, एक होते हैं आपके शरणार्थी। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? लीगल तरीके से। ठीक है, अवैध मतलब इलीगल तरीके से। और बहुत सारे क्या रहते हैं हमारे देश में? रिफ्यूजी रहते हैं, मतलब शरणार्थी भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि नागरिक से संबंधित यहाँ पर 3 पार्ट्स में मैंने बांटा था। एक तो कैसे रहते हैं वो लीगल, एक इलीगल तरीके से, और एक होते हैं आपके शरणार्थी। आप तीनों को थोड़ा सा समझेंगे, अपन कोशिश करेंगे। जो सिटीजन आपने देखा होगा, सिटीजनशिप की बात करते हैं नागरिक से संबंधित, इसको तो अपन आज टॉपिक ही है, डिटेल से पढ़ेंगे ही। पहले आप समझ लीजिए कि जो फॉरनर रहते हैं हमारे भारत में वो 3 प्रकार के से रहते हैं। एक तो लीगल तरीके से, लीगल कौन कौन से होंगे?
जो डॉक्यूमेंट सबमिट करके रहते हो, यहाँ पर उन्होंने दस्तावेज जमा किए हों, वो व्यक्ति कैसे कहलाएंगे? यहाँ पर लीगल कहलाएंगे। ठीक है, एक वीजा, ठीक है, वीजा पासवर्ड लेकर भी यहाँ पर व्यक्ति कोई रह रहा है, उन व्यक्तियों को भी अपन क्या बोलते हैं? लीगल बोलेंगे, वैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आपको एक टर्म आती है वीजा और पासवर्ड, इनका मतलब सभी को पता है? बताएं। वेरी गुड। बिल्कुल, है ना, ये हमें कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। पासपोर्ट का मतलब एक प्रकार से पहचान पत्र होती है उस देश की, आप किस देश से हो। वीजा का मतलब ड्यूरेशन होती है, आप कितने दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हो, कितनी अवधि तक वहाँ पर रहोगे। तो दोनों में डिफरेंट हमें समझ में आना चाहिए, वीजा और पासपोर्ट। फिर हम बात करते हैं कि इलीगल तरीके से अपन कौन व्यक्तियों को यहाँ पर कहेंगे कि भाई आप अवैध तरीके से रह रहे हो, जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? इलीगल कहेंगे, है ना। और जिनके पास वीजा तो था लेकिन वो कैसा हो गया है? एक्सपायर हो गया है ना। मतलब आप 2 साल के लिए तो आए थे, उसके बाद में भी आप लगातार भारत में रह रहे हो, कंटिन्यू 3 साल हो गए, तो आपका वीजा है तो वो भी क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो आप किस प्रकार के कहलाओगे? लीगल या इलीगल? इलीगल कहलाओगे, क्योंकि अवैध तरीके से रह रहे हो भाई। एक मतलब जो सीमाओं को बिना मतलब परमिशन के अवैध रूप से कहाँ आ जाते हैं? हमारे भारत में आ जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है, सीमाओं द्वारा अवैध प्रकार से क्या है हमारे भारत में लोग आ जाते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि पता भी नहीं पड़ पाता, उस देश को भनक भी नहीं चल पाते, और कई लोग सीमा पार करके हमारे यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक जो लंबे समय से रह रहे हो, ठीक है, लंबे समय से मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हो, लेकिन उनके पास कोई नागरिकता नहीं, किसी प्रकार की कोई सिटीजनशिप नहीं है, वो भी हमारे देश में किस प्रकार के व्यक्ति कहलाएंगे? इलीगल कहलाएंगे, अवैध रूप से। ठीक है, तो अब समझ में आया कि लीगल क्या होते हैं और इलीगल क्या होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन एक और टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, रिफ्यूज, या पर इन्हीं को अपन बोलते हैं शरणार्थी। अब वो कौन होते हैं? अब इनके बारे में देखें। जब किसी देश द्वारा वहाँ के नागरिकों को या फिर वहाँ के लोगों को इतना परेशान किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वहाँ पर रहने लायक उनको नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको कोई प्रोविज़न नहीं देते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, तिब्बत का नाम सभी ने सुना होगा आप लोगों ने। तो 1959 की अपन बात करते हैं, तो दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के गुरु रहते हैं, तो आपने देखा होगा दलाई लामा 1959 में जब वहाँ पर हमला होता है तिब्बत वासियों पर, तो चीन के लोगों द्वारा परेशान करने पर वो व्यक्ति कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। मतलब क्या किया जाता है, उनको जब परेशानी आती है तो भारत की क्या करते हैं? वो शरण ले लेते हैं। तो उन व्यक्ति को क्या कहलाएंगे आप? शरणार्थी। मतलब लोगों को वहाँ पर क्या किया जाता है? परेशान किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी देश के व्यक्तियों को अगर वहाँ परेशान करेंगे, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? उस देश से दूसरे देश में क्या करेंगे? शरण लेंगे, रिफ्यूज करेंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि श्रीलंका की हम बात करते हैं, श्रीलंका के भी लोगों की बात करते हैं, तो उन लोग जैसे जाफना वाले क्षेत्र में आप देखोगे ना, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं थी, वो भी लोग क्या करने लगते? माइग्रेट करने लगे थे। ठीक है, जैसे आपने तमिलनाडु के सुना होगा, तमिलवासी, ठीक है, तो श्रीलंका से कहाँ आने लगे थे? तमिलनाडु में आने लगे। इसी प्रकार से आपने रोहिंग्याओं के बारे में सुना होगा, जो म्यांमार से कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। तो ये सारे जो अपन बात करें कि उस देश द्वारा उनको परेशान किया जाता है, तो अन्य देश की क्या लेते हैं? वो शरण लेते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट अपन देखते हैं इसी में, हालांकि में इसका तीसरा रहता है कि राज्यविहीन व्यक्ति कौन रहेंगे? ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके पास किसी देश की क्या ना होती हो? नागरिकता नहीं हो।
ऐसे लोग जिनके पास किसी देश की नागरिकता ना हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी हमारे भारत में रहते हैं। पहले तो ये समझना कि राजविहीन व्यक्ति किन्हें कहते हैं। राजविहीन से मतलब ऐसा लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी देश की क्या नहीं होती है, नागरिकता नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं राजविहीन व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे आपने देखा हो, मैंने अभी रोहिंग्या व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में बताया आपको, जो म्यांमार की बात करते हैं। तो वहाँ पर नागरिकता से संबंधित जब कानून बनाया गया था, तो उन व्यक्तियों को वहाँ का नागरिक ही नहीं समझा गया था, तो वहाँ की भी नागरिकता क्या उनको समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि अगर वहाँ का उनको नागरिक नहीं समझा जाता है, तो वहाँ से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, राजविहीन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लोग रहते हैं। तो अब समझ में आए सारे पैटर्न सभी को, कि एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, 3 मेजर। कौन कौन से? एक तो नागरिक, दूसरा विदेशी फॉरनर, तीसरा हमने देखा था राजविहीन। फिर हमने फॉरनर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लीगल, इलीगल और रिफ्यूज, वैध, अवैध और शरणार्थी। तो ये तीनों 4 पॉइंट हमने डिटेल से देख लिया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक। अब हम देखते हैं एक टर्म आती है नागरिकता, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सिटीजनशिप, और एक टर्म आती है नागरिक, सिटीजन। तो नागरिकता और नागरिक में क्या डिफरेंट होता है, ये भी हमें कन्फ्यूजन कई बार होता है कि नागरिकता अलग डिफाइन होती है और नागरिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नागरिकता क्या होती है। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है, अधिकार है जो राज्य द्वारा वहाँ रह रहे लोगों के लिए दिया जाता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? नागरिकता किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर? नागरिकता एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रावधान है। और जो राज्य की बात करते हैं अपन, तो राज्य यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है, जैसे अपन एमपी यूपी इस तरह से स्टेट की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं अपन, है ना। राज्य मीन्स यहाँ पर अपन आर्टिकल 12 में हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर समझना आप, नागरिकता एक विशेष प्रकार का क्या है, अधिकार है, जो राज्य वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए क्या करता है, प्राप्त कराता है, देता है, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखते हैं अपन, एक आता है नागरिक, ठीक है। नागरिक से अपन इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, सिटीजन, और ऐसे बोलते हैं अपन सिटीजनशिप। तो सिटीजन किसे कहते हैं? तो 3 पॉइंट इसमें याद रखना नागरिक से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति नागरिक होगा तो उसे क्या क्या प्राप्त होगा, तो प्रमुख 3 तत्व आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना है। अगर नागरिक से संबंधित राज्य के सभी अधिकार उसे प्राप्त होंगे। अगर कोई व्यक्ति नागरिक होगा तो जितने भी अधिकार रहेंगे वो सभी के सभी उस व्यक्ति को क्या है, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का वो पालन करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि
अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो और भारत का क्या नहीं हो, नागरिक ना हो, तो वो उससे कोई गारंटी या फिर दबाव नहीं दे सकते हो कि भाई आप कर्तव्य को मानिएगा। ये अपन देखते हैं ना, नागरिकों के कर्तव्य की बात करते हैं, ना कि अन्य जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उन लोगों से हम अपेक्षा करते हैं। तो दोनों ही पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट देखते हैं नागरिक के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो राज्य के प्रति क्या होगी, उसकी निष्ठा होगी। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति राज्य, मतलब अगर कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है तो क्या वो राज्य के प्रति निष्ठा रखेगा? नहीं रखेगा। अगर मानते हैं अपन कोई व्यक्ति अपने घर का सदस्य है तभी तो वो अपने परिवार के प्रति निष्ठा रखेगा। लेकिन अगर पड़ोसी को रखोगे, दूसरा व्यक्ति आकर हमारे घर में रहेगा, वो अपने परिवार के बारे में इतना नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजन है, नागरिक है, तो उसको राज्य द्वारा सभी अधिकार प्राप्त होंगे और राज्य द्वारा जितने भी ड्यूटी या फिर हम बात करते कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं वो मानने के लिए भी क्या है, बाध्य होते हैं। ठीक है। राज्य की प्रति क्या होगी, उसकी निष्ठा होगी। तो ये दोनों डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि नागरिकता एक क्या है, विशेष प्रकार का अधिकार है, और नागरिक की बात करते तो इतने सारे उसको क्या है, अधिकार प्राप्त है, कर्तव्य भी रहते हैं। ठीक है। हम्म। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है नागरिकता से संबंधित, कहाँ दिया हुआ है इसका उल्लेख, वो थोड़ा समझेंगे, है ना। नागरिकता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे संविधान में किस पार्ट में दिया हुआ है। पार्ट टू, सभी को क्लियर होना चाहिए। पार्ट हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और हमारे संविधान में टोटल भागों की बात की जाती है, कितने हैं, 22, जिसमें से पार्ट टू में क्या दिया हुआ है, नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। अनुच्छेदों की बात करते हैं अपन, कितने से कितने तक है, 5 to 11। हम बात करते हैं कि प्रकार, टाइप्स की बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप की हम बात करते हैं। जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। ठीक है। अब ब्रिटेन से क्यों ली हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिटेन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अपन यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। डबल सिटीजनशिप की अपन बात करते हैं, और डबल सिटीजनशिप से तात्पर्य यहाँ पर ये रहता है कि स्टेट की अलग रहेगी और पूरे यूनियन या फिर संघ की अलग रहती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया हुआ है, सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है। फिर अपन देखते हैं जो नागरिकता शब्द की बात करते हैं, इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ठीक है, किसने किया था, अरिस्टोटल की बात करते हैं, उन्होंने नागरिकता शब्द को सबसे पहले डिफाइन किया था। इसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि भाई नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय देखता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपकी सिटीजनशिप को देखा जाता है। तो वो रहती है आपकी होम मिनिस्ट्री या फिर गृह मंत्रालय। ठीक है। इतने सारे फैक्ट लिखे सभी ने, क्या लिखा फैक्ट के रूप में, पार्ट टू में पाई जाती है। आर्टिकल की बात करते तो 5 से 11, टाइप्स की बात करते तो एकल नागरिकता, अवधारणा हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली हुई है। शब्द की बात करते तो अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है नागरिकता, होम मिनिस्ट्री या फिर गृह मंत्रालय। हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे आर्टिकल है, कुछ ऐसे अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों के लिए ही मिले हुए हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता, निम्नलिखित में से बताइए भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से प्रावधान मिले हैं या फिर अन्य लोगों के लिए ये नहीं मिलते। ठीक है, तो वो समझे आप लोग। भारतीय नागरिकों को
मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्राप्त है जो कि विदेशों के लिए नहीं है। जो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि इतने सारे प्रकार के भारत में क्या है लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए ये प्राप्त नहीं है, सिर्फ ओनली किनके लिए दिए जाएंगे, नागरिकों के लिए। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल है, वो सिर्फ कौन के लिए दिए जाएंगे, भारतीय नागरिकों के लिए दिए जाएंगे। तो उसमें समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की बात करते हैं, ये सिर्फ ओनली भारतीय नागरिक के लिए ही दिया जाएगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, ये ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो किसके लिए दिए जाएंगे, ओनली भारतीय नागरिक के लिए ही दिए जाएंगे और किसी के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो समझे थोड़ा सा, आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति से राज्य, जन्म, वंश, लिंग, जाति और धर्म, इनके आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 क्या कहता है, वेरी गुड, है ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को क्या दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। इन्हीं के आधार पर उनको क्या नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19 पढ़ते हैं अपन, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी क्लॉज पढ़ेंगे अपन, मैं अभी यहाँ पर विस्तार में नहीं जाऊंगा उसमें, है ना, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी अपन आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अपन क्या पढ़ते हैं, क्लॉज और सब क्लॉज पढ़ते हैं, जिसमें सभा करने की, संगठन बनाने की, आने जाने की, कहीं पर रहने की, व्यापार करने की, है ना, इस प्रकार से बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी जाती है। तो ये जब अपन आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तब डिटेल से देखेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है अपना, अल्पसंख्यकों से संबंधित। ठीक है, अल्पसंख्यकों की बात करता है, माइनॉरिटीज की बात करता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है हमारा, जो अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षण संस्थान से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये आर्टिकल हैं जो सिर्फ किसके लिए दिए जाते हैं, नागरिकों के लिए दिए जाएंगे, भारतीय सिटीजनशिप के या फिर भारतीय सिटीजन के लिए दिए जाएंगे। तो याद हो गए होंगे मेरे अनुसार सभी को, सिंपल सा याद करना, 15, 16, 19, 29 और 30 हो गए सभी को याद। अब इसके अलावा और प्रावधान है जो सिर्फ कौन के लिए दिए जाते हैं, भारतीय नागरिक के लिए दिए जाते हैं। अन्य प्रावधान भी देखेंगे आप लोग, अन्य प्रावधान। ठीक है, अन्य प्रावधान में सबसे पहले अपन देखेंगे लोकसभा व विधानसभा, है ना, ये सब सारी चीज डिटेल से पढ़ाई जाएगी आप लोग, है ना, ज़्यादा प्रेशर ना लें कि लोकसभा विधानसभा क्या होती है। लोकसभा व विधानसभा में निर्वाचन। ठीक है, जो लोकसभा की बात करते हैं और विधानसभा की बात करते हैं, इसमें वोट डालने के लिए अधिकार सिर्फ किसके पास है,
भारतीय नागरिक के पास। अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भारत में रहता हो और वो नागरिक नहीं है तो उनको लोकसभा के इलेक्शन या फिर विधानसभा के इलेक्शन में वोट डालने के लिए अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन कि संसद एवं विधानमंडल का सदस्य केवल नागरिक ही बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट की बात करते हैं या फिर हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, चाहे तो आपकी पार्लियामेंट या फिर संसद हो, चाहे क्या हो विधानमंडल, अगर दोनों का सदस्य बनना हो तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना पड़ेगा ही। अगर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो वह इस पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव का क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता है। तीसरा पॉइंट अपन इसी में देखते हैं, जो संवैधानिक पद है हमारे देश में। ठीक है, जो संवैधानिक पद की बात करते हैं तो संवैधानिक पद पर ओनली कौन जा सकता है, भारतीय नागरिक ही जा सकता है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वह संवैधानिक पद पर नहीं पहुंच सकता है। जैसे कि संवैधानिक पद होते क्या है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की अपन बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री नहीं आएगा, राज्यपाल, न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। क्या देखा अभी हमने संवैधानिक पद में, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, न्यायालय के कौन रहेंगे, सभी न्यायाधीश आ जाएंगे, जस्टिस आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखते हैं महान्यायवादी, जिसे अपन अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और स्टेट में होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि जितने भी संवैधानिक हमारे पद हैं उन पर सिर्फ ओनली सिर्फ कौन जा सकता है, इंडियन जा सकता है, भारतीय जा सकता है, भारतीय में भारतीय नागरिक। ठीक है, तो याद रखना इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता और महान्यायवादी, इतने सारे पॉइंट हमें क्या करना है इसमें याद रखना है। तो यहाँ तक याद हुई है सभी को? हटा दे स्लाइड। ठीक है भैया ना। अब आ जाइए, अब अपन शुरुआत करते हैं, आर्टिकलों की बात करेंगे ना, क्योंकि जो नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। अब एक पॉइंट है यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो अपन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं ना, इन सभी आर्टिकलों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन सभी आर्टिकलों को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये रेलिवेंट नहीं है। वर्तमान में हमारे कौन से रेलिवेंट आते हैं, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था 1955, इसके द्वारा नागरिकता दी जाती है, इसी के द्वारा नागरिकता आपके समाप्त की जा सकती है। लेकिन अपन जो बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक, 11 तक, इन सभी अनुच्छेदों को उस समय की तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार क्या किया गया था, बनाया गया था। कैसे कि भाई अभी हमारा देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो उस समय पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भी हमसे क्या है, अलग हो गया था। तो कौन देश का नागरिक रहेगा, कौन देश का नागरिक नहीं रहेगा, किस प्रकार से अगर भारत में भारत का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो तो वो नागरिक समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाहरी है, वो भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, वो किस प्रकार से ले सकता है, ये सारी प्रावधान हमारे उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बारीकी से कि भाई कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किए हुए थे। ठीक है, तो पढ़े। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन आर्टिकल 5 देखते हैं, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान की प्रारंभ में नागरिकता।
ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है 26 जनवरी 1950। संविधान का प्रारंभ कब हो गया? जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? वेरी गुड। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तभी की बात कर रहे हैं कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है। कितने पॉइंट याद रखना है? 3। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बताइए हमारा जन्म कहाँ हुआ है? तो अपन को तो वैसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म नहीं हुआ हो लेकिन उसके माता या फिर पिता, मदर एंड फादर, दोनों में से किसी का जन्म भारत में, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो भारत से कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। अब वो व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। पहले अगर वो भारत में जन्म हुआ होता तो वो भारत का नागरिक तो मान ही ली जाता कि भाई भारत का नागरिक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर उसके माता पिता अगर भारत में जन्म लिया हो, भारतीय मूल के हो, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है? नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, वह व्यक्ति भी भारत का क्या समझा जाएगा? नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व रह रहा है, वह भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट याद रखने हैं आपको आर्टिकल 5 में? 3 पॉइंट। कौन कौन से? कि व्यक्ति का जन्म यहाँ पर हो जाए, या फिर उसके माता पिता पेरेंट्स, या फिर संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत में रह रहा हो तो वो भी व्यक्ति क्या समझा जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला आर्टिकल क्लियर सभी को? ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 6। बिल्कुल रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, अपने यहाँ पर एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तीसरा, सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा इसमें आर्टिकल 6। क्या कहता है आर्टिकल 6? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। क्या कह रहा है वो? कि आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ? आर्टिकल 6 में। कि भाई भारत से जब बंटवारा हुआ था 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है, तो जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया था लेकिन पाकिस्तान में उसका मन नहीं लग रहा है, वो चाहता है कि मुझे तो पुनः भारत में जाना, भारत की नागरिकता क्या है? प्राप्त करनी है, तो उसे किस आर्टिकल के तहत हम नागरिकता देंगे? आर्टिकल 6 के तहत। कि भाई वो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन उसे क्या करनी पड़ेगी? भारतीय नागरिकता फिर से लेनी पड़ेगी। तो वो किस में दिया हुआ है?
आर्टिकल 6 में। लेकिन उसमें कुछ बाद में संशोधन किया गया था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, कोई पता भी नहीं चल पा रहा था। इसके लिए एक डेट फिक्स की गई थी 19 जुलाई 1948। ठीक है, इस दिन को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद की बात करते हैं। इस दिन से क्या कर दिया जाता है, परमिट रूल लागू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, परमिट रूल क्या कर दिया जाता है, लागू किया जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ पर आएगा, भारत में आएगा, तो वहाँ पर उसको परमिट लेके आना पड़ेगा। वहाँ के दूतावास से लिखकर लाना पड़ेगा कि भाई हम इस देश की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ेंगे और किस देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत की। ठीक है, तो इससे पहले अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आता तो उसको नागरिकता मिल जाती, किसके तहत, आर्टिकल 6 के तहत। लेकिन जब वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आता है तो परमिट रूल के तहत क्या करना पड़ेगा, उसे वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा और यहाँ पर 6 महीने के बाद उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई वो पाकिस्तान से कहाँ पर आता है, भारत में आएगा तो उसको स्वतः ही क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। उसको जो नागरिकता दी जाएगी वो कितने महीने बाद मिलेगी, 6 महीने बाद। किस डेट की बात कर रहे हैं अपन, 19 जुलाई 1948 के बाद, जब परमिट रूल लागू हो जाता है। इससे पहले अगर कोई पाकिस्तान का भारत में आता है तो उसको स्वतः ही क्या मिल जाती थी, नागरिकता मिल जाती थी। तो आर्टिकल 6 याद हुआ सभी को यहाँ तक, ठीक है भाई। आर्टिकल 7 आ जाइए। आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोग कॉमा पाकिस्तान से पुणे भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब इसको समझना थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि आर्टिकल 6 में हमने देखा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुणे वो कहाँ पर आते हैं, भारत आते हैं, उन लोगों की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में किया हुआ है। अब इसमें ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं अपन, देखो 1 मार्च 1947 कब की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, 1 मार्च 1947 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सॉरी 47, 1 मार्च 1947 की अपन बात करें। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो कब हो गया था, 15 अगस्त 1947, या फिर हम बात करते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ। लेकिन इस दिन तो ऑफिशियली रूप से हुआ था, समझ में आ रहा है ना। ऑफिशियल रूप की बात करते हैं जब कब होता है, 15 अगस्त या फिर 14 अगस्त की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों को ये लग गया था कि अब बंटवारा होने वाला है, तो इससे पहले कुछ लोग इस क्षेत्र से, मतलब भारत से वाले क्षेत्र से कहाँ पर जाकर रहने लगे, लाहौर, कराची, उस वाले क्षेत्र में रहने लगे। तो इस आर्टिकल में यह प्रावधान किया हुआ है कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो भारत से कहाँ चले गए हो, पाकिस्तान, तो उनकी नागरिकता यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी। 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस डेट के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो उनकी भारत से नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब वो वहाँ पर चले तो गए, लेकिन आज़ादी के बाद उसको लगा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं, हमें तो कहाँ पर रहना था, भारत में ही रहना था। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हमें किसकी नागरिकता लेनी चाहिए, भारत में, और भारत में ही हम रहेंगे। तो क्या किया जाता है कि वो पुनः जब भारत में आते हैं तो उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे आर्टिकल 7 में किया हुआ है। ध्यान रखना, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाती है, समाप्त। ठीक है, लेकिन जब वो पुनः भारत में आ जाता है, कब,
19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है तो उनको सब नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको ये नियम भी क्या है, लागू करना पड़ेगा। 19 जुलाई 1948 अगर इसके बाद में आता है तो उस पर भी क्या हो जाएगा, परमिट रूल लागू हो जाएगा और उसको भी परमिट लेना पड़ेगा और 6 महीने बाद क्या मिलेगी, उससे नागरिकता मिलेगी। तो अब समझ में आया आर्टिकल 7। फिर से मैं एक बार और ब्रीफ में बता दूं आपको ताकि और समझ में आ जाए। ये कह रहा है वो कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों की जो नागरिकता है वो दी हुई आर्टिकल 7 में। लेकिन इससे पहले हमें एक डेट का जिक्र करना है कि 1 मार्च 1947, इस डेट के बाद अगर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है भारत से पाकिस्तान तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। और जब वो पुनः भारत में आता है तो उसे परमिट रूल या फिर 19 जुलाई 1948 वाला ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आए दोनों आर्टिकल। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल। अभी इन आर्टिकलों में देख रहे होंगे आप लोग कि किससे संबंधित चल रहा है, भारत और पाकिस्तान, मतलब हम आज़ाद हुए थे तब की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। आर्टिकल 8 की बात करते हैं अपन। आर्टिकल 8 आपका क्या कहता है, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। अब समझना इसमें, अब इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है आर्टिकल 8 में। क्या कहता है आर्टिकल 8, अगर कोई व्यक्ति भारत से कहाँ पर रह रहा है, बाहर रह रहा है, लेकिन उसके माता पिता कहाँ के हैं भाई, भारतीय मूल के हैं। अब ध्यान रखना, भारतीय मूल, अब भारतीय मूल का मतलब होता है कि 2 3 4 पीढ़ी तक की बात करते हैं। यहाँ का कोई व्यक्ति है, पहले मान के चलते हैं अपना देश आज़ाद तो 1947 में होता है। इससे पहले भी देखा होगा आप लोगों ने, तो भारत में कई सारे उद्योगपति भी होंगे, जमींदार भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे। वो यहाँ तो उस समय पर हमारा देश क्या था, उपनिवेश था, गुलाम था। इस वजह से वो दूसरे देश में क्या है, रहते थे, पैसे वाले थे, ठीक ठाक थे बहुत सारे लोग। तो उन्होंने क्या है, वहाँ की नागरिकता भी ले रखी थी, वहाँ वो अच्छे से सेटल हो गए थे, वहाँ पर अपने उद्योग भी लगा लिए थे। तो मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से क्या थे, वो सेट थे। ठीक है। लेकिन उनके जो बच्चे हुए थे वो भी कहाँ पर रहे थे, उसी देश में रहे थे। लेकिन उनके बच्चे हैं वो भी कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। इस प्रकार से 3 4 पीढ़ी वो कहाँ रहती है, अपने भारत से बाहर ही रहती है। तो उनके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो कहाँ के थे, भारतीय मूल के थे। भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनको, भारतीय मूल के व्यक्ति थे। तो उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने देश से कहाँ पर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके गार्जियन, माता पिता, दादा दादी अगर वो भारतीय मूल के हैं तो वो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल 8 के तहत। अब समझ में आया समझ में कि भारतीय मूल के उनके माता पिता होने चाहिए या दादा दादी, कोई भी हो सकता है, और वह व्यक्ति बाहर रह रहा, वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ये कह रहा है। अब आर्टिकल 9 की बात करते हैं अपन। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 कहता है अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की हो, ग्रहण कर ली हो, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से
स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ आर्टिकल 9 में कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसने अपनी स्वेच्छा से किसी अदर देश की क्या कर ली हो, नागरिकता ग्रहण कर ली हो, स्वीकार कर ली हो, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, स्वतः ही समाप्त की जाएगी। सपोज दैट आप लोग में से कोई भी व्यक्ति कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, किसी भी देश की अगर नागरिकता ले लेता है, तो हमारे देश की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, उसकी समाप्त की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भारत में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान बनाया हुआ है वो ये कहता है कि भारत में एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब आप दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हो। अगर आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना। श्रद्धा बोल रही है मन मन में, पता कैसे चलेगा कि वहाँ की नागरिकता ली हुई है या नहीं, है ना। देखो आगे आने वाले प्रावधानों में अपन पढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिना बताए हुए अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं देता है और 7 साल से कहाँ पर रहता है, भारत से बाहर रहता है, उस व्यक्ति की भी नागरिकता भारत से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसका प्रावधान भी। नागरिकता का बना रहना, कब तक बना रहना? जब तक कि वह कोई अन्यथा काम नहीं कर दे, काम ना करे। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आसानी से समाप्त नहीं की जा सकती। भाई नागरिकता ऐसे थोड़ी ना आप किसी की समाप्त कर दोगे। तो नागरिकता किसी की समाप्त ऐसे नहीं की जा सकती जब तक कोई अन्यथा काम नहीं कर दे। अब अन्यथा क्या होता है? अन्यथा से मतलब जिसे जैसे संसद द्वारा मना किया हो। ठीक है, अगर जिस कार्य को संसद द्वारा मना कर दिया है कि भाई आप इस काम को नहीं कीजिएगा, संसद द्वारा विधि कोई बना दी है और आप उसी कार्य को क्या करते हो, बार बार करते हो। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकती है जब तक कि कोई वो अन्यथा कार्य ना कर दे। अन्यथा का मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा नियम कानून बना रखा है कि भाई आपको ये काम नहीं करना, लेकिन हम वही गलती बार बार करते तो ये समस्या उस व्यक्ति के लिए हो सकती है। हो सकता है कि उसकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए। तो ये समझ में आया आर्टिकल 10? क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, उसका जब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ना 1955 का अधिनियम, वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको लिए बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। किन कंडीशनों के साथ वो पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक और आर्टिकल और पढ़ लीजिए भैया ना। आर्टिकल कौन सा है? 11। क्या कहता है आर्टिकल 11? नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्त से संबंधित कानून संसद बना सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 11 में कि अगर नागरिकता किसी को देना हो, प्राप्त करना हो, इससे संबंधित कानून, और नागरिकता की अगर समाप्ति करनी हो, इससे संबंधित कानून सिर्फ बनाने का अधिकार किसके पास है?
पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। संसद ही नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। विधानमंडल के पास सिटीजनशिप से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी बात करते हैं ना अपन, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, उस विषय में आता ही नहीं है जो स्टेट को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का कोई प्रावधान देता हो। तो यहाँ पर समझ में आया कौन बना सकता कानून, संसद। किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित। अब समझना यहाँ पर पहली बार जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता में जो संशोधन हम बात करते हैं, इससे संबंधित कानून बनाया पहली बार पार्लियामेंट ने, वो बनाया था 1955। अब इसमें जो प्रावधान किया गया था कि 5 प्रकार से, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से तो प्राप्त कर सकते हो भाई। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5। और जो समाप्ति की हम बात करते हैं, समाप्त नागरिकता जो समाप्ति की बात करते हैं वो कितने प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या प्रावधान किया गया था कि 5 प्रकार से नागरिकता हमारे यहाँ प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त। 5 प्रकार से कैसे कैसे, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म हो गया, वंश हो गया, पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और एक है अर्जित भूमि, ठीक है। इनके आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है 5 प्रकार से। कौन कौन से, जन्म के आधार पर, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। 3 प्रकार से हमारे यहाँ नागरिकता क्या है, समाप्त की जा सकती है। कौन कौन सी, एक तो स्वैच्छिक त्यागपत्र, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अगर त्यागपत्र दे देता हो तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा देखते हैं अपन, या फिर उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, वंचित, इससे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक और देखते हैं अपन, बर्खास्त, ठीक है। इन 3 प्रकार से हमारे देश में जो भी नागरिक रह रहा है उसकी नागरिकता क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। उसने जो कानून बनाया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसके तहत 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त। कौन कौन से 5 प्रकार, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र। 3 प्रकार से समाप्त की बात करते हैं, स्वैच्छिक त्यागपत्र, बर्खास्त और वंचित, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब जो इस अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इस अधिनियम को देखेंगे अपन कल। पूरे 5 को पूरे विस्तार से देखना पड़ेगा भाई कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करें, तो पूरा डिटेल से अपन को अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आज के लिए थैंक यू।